स्वार्थी और खोखले सपनों के लिए जीवन साथी को मौत के घाट उतार देना और रात दिन पसीना बहाने वाले पति को चुपके चुपके दूसरे खसम से बात करके उसको धोखा देना कहाँ तक सही है। बताते हैं, इंसान जब किसी पे आंख मूंद करके भरोसा करता है तो वो वही इंसान उसका जान का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये बंदा कभी भी हमारी तरफ आंख नहीं उठा के देखेगा, ये हम पे भरोसा करता है। छोटी सी भूल कैसे एक शातिर अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है। आज की कहानी हम आपको बताएंगे, आप शॉक्ड हो जाओगे। विश्वासघात की पराकाष्ठा। एक ऐसा पति जो आंख बंद करके भगवान की तरह अपनी पत्नी को प्यार करता था, पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए, उसे अफसर बनाने के लिए, उसकी आईपीएस बनाने के लिए दिन रात खेत में गधा और बैल की तरह खटता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पत्नी उसे एक मजदूर समझती है, उसे एक अनपढ़ गंवार समझती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, वो पत्नी मिल करके अपने प्रेमी से पति की मौत का भयानक जाल बुनती है। पूरी सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के राज्य के रायपुर जिले का खरोरा थाना क्षेत्र होता है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव होता है, उसका नाम होता है खसेरा। जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से शांत और धीमी गति से चल रही थी। गांव की सुबह खेतों की हरियाली पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। जब मुर्गा बाग देते थे, घर की बूढ़ी ताई उठ जाया करती थी और वहां के लोग ज्यादातर खेती किसानी पे भरोसा करते थे। कुछ लोग टीचर और कुछ लोग फौज में हुआ करते थे। बताते हैं, शाम होते ही लोग अपने घरों में बैलों के साथ और अपने कंधे पे रखे हुए घास की पुटरी और अपने हाथ में देसी पालक, देसी मिर्ची, देसी टमाटर, देसी भिंडी के साथ घर में घुसते थे। वहीं पे एक नौजवान होता था जिसका नाम किशोर सारथी होता है। किशोर की उम्र 27 साल होती है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, मिनिमम यानी मीडियम टाइप का शकल होती है, मीडियम लंबा भी नहीं होता है, लेकिन मेहनत इतना करता है, दिल का साफ इतना होता है कि घर को भगवान मानता है, माँ को भगवान मानता है, बीबी को लक्ष्मी मानता है। गजब की कहानी थी, गजब की ताकत थी, गजब का जुनून था। खुद नहीं पढ़ पाया, ये दिल के अंदर एक ठेस थी, और पत्नी पढ़ी लिखी मिली तो एक जुनून चढ़ गया। दिन भर धूप में काम करता था किशोर, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए मजदूर बनकर के गधे की तरह खटता था। धूप में तपता था, धूल फांकता था, अपना पसीना बहाता था, 2 पैसे कमाता था ताकि उसकी बीबी उसको प्यार कर सके, उसकी बीबी के सपने पूरे हो सके। लेकिन किशोर की जिंदगी में इतना बड़ा दुख लिखा हुआ था। उसका गुरूर जब टूटता है जब गांव के लोग कहते हैं, अरे तू तो बड़ा बदनसीब है रे, तू पढ़ा भी नहीं, लिखा भी नहीं, लंबा भी नहीं, चौड़ा भी नहीं, और उसके बावजूद आप इतना मेहनत करते हो उस पत्नी के लिए, जो पत्नी इतनी पढ़ी लिखी बेहद खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत थी वो। दोस्तों, बताना चाहूंगी, किशोर के मुकाबले में काफी पढ़ी लिखी थी। रोशनी के मन में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी अफसर बनने की। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। एक अफसर बनकर समाज में अपना रुतबा कायम करना चाहती थी। एक तरफ जहां गांव के लोग किशोर को ताने मार के उसे दुखी कर दिया करते थे, वहीं किशोर जुनून के साथ काम किया करता था। गांव के लोग कहते थे तुझे छोड़ के चली जाएगी। जब गांव के लोग कहते थे कि तुझे छोड़ के चली जाएगी तो किशोर हंसता था, क्योंकि उसे भरोसा था 7 फेरों पे, उसे भरोसा था रीति रिवाज पे, उसे भरोसा था अपने दिल के रिश्ते पे। दिल जान से चाहता था। पत्नी को हल्का सा मुस्कुराता हुआ देख करके उछल जाता था। पत्नी को सजा सवरा देख करके घमंड में हो जाता था कि मैं कितना नसीबों वाला हूँ। साधारण सा नैन नक्श वाला पति जब एक बेहद खूबसूरत पत्नी पा जाता है तो अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता है। दोस्तों, भरोसा किस तरह से इंसान को खाता है खोखला करके और मृत्यु के मुंह में घुसेड़ देता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, ये जो किशोर सारथी था, ये अपने लिए कभी कपड़े नहीं लेता था। पैसे जुटा करके किताबें लाता था और खर्चा देता था, और पत्नी को नई साड़ी, नए चप्पल, नए जूते ऐसो आराम से रखता था जैसे लगता कोई रानी हो। दोस्तों, किशोर को लगता था कि जब रोशनी सरकारी नौकरी में आ जाएगी तो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, समाज में उन दोनों का नाम हो जाएगा। लेकिन किशोर का कहाँ पता था कि इंसानियत मर चुकी है, प्रेम मोहब्बत कुछ नहीं होता है। किशोर को कहाँ पता था कि आपस में प्रेम होता है, जो आपस में मेल जोल होता है, जो आपस में शकल सूरत और आपस में पढ़ाई लिखाई बराबर होगी। अपना खून पसीना बहा करके एक कर रहा इंसान के मन में कुछ चलता है। रोशनी की मानसिकता किशोर से बिल्कुल अलग थी। किशोर जब भी रोशनी को देखती थी मजदूर समझती थी, एक गधा समझती थी, एक अनपढ़ गंवार समझती थी। जब भी किशोर को देखती थी उसको जूड़ी आ जाती थी। फटे कपड़ों में मेहनत करता हुआ
कभी भी इस महिला ने उसके कंधे पे स्नेह का हाथ नहीं रखा। कम कमाई वाला पति उसे भाता ही नहीं था। उसे तो लगता था कि ये बंदा लगता मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। रोशनी को अंदर अंदर ये बातें बहुत चुभती थी कि उसका पति मजदूर है। वो ये सोचती थी जिंदगी तो हो गई बर्बाद, ना अनपढ़ गंवार, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, दिन रात मेरे पीछे लगा रहता है, तलवे चाटता रहता है, ये कम मरेगा। सपनों की आड़ में रोशनी के मन में किशोर के लिए गहरी नफरत थी, गहरी निराशा थी, गहरा दुख था। दोस्तों, उसे कभी ये किशोर कभी नहीं लगता था कि उसे सुख दे पाएगा। इसी घुटन असंतोष के बीच करीब 1 साल पहले रोशनी अपने मायके गई। उसका मायका वहीं थोड़ी दूर पे गांव पे था, 3-4 किलोमीटर गांव पे था। गांव का नाम शायद बिठिया था। उसी इलाके का एक आम सा गांव का लड़का, जो कि रोशनी ने कभी उसकी तरफ ताका ही नहीं था, कभी उसे देखा ही नहीं था, कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसके गाँव में जाना उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि मैके में क्या होता था, नैन मटक्का होते थे, आजादी मिल गई थी, खूब बात करो, चीत करो, खूब अच्छी तरह से। पढ़ाई के बहाने वो मैके में जाती थी, वहां रहती थी और कहती थी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे धूप में खून पसीना बहाने वाला किशोर बिल्कुल भोला इंसान, उसे नहीं पता था कि वो मैके में इसलिए पट्टी की हुई है कि नीलेश से, पड़ोसी नीलेश से दिन रात चैटिंग करती है, बात करती है। दोस्तों, नीलेश की उम्र 25 साल की थी। रोशनी की बातों में गहरी दिलचस्पी लेता था, रोशनी को भरता था, कान भरता था। कहता था तुम्हारा पति लल्लू है, किसी काम का नहीं, तुम इतनी आकर्षण रूप लेके बैठी हो। फोन पे घंटों बात करता था। फोन होने लगा जब किशोर तपती धूप में ईंटें उठा रहा होता था, तब पत्नी धोखा का खंजर पीठ में भोंक करके आटे और किडनी का मसाला बना रही थी। दोस्तों, नीलेश की बाहों में वो अपने पति का जो प्यार होता है वो बांट रही थी, सुनहरे ख्वाब बुन रही होती थी और कहती थी कि कब किशोर मरेगा और कब नीलेश मेरा आशिक, मेरा पति बनेगा, ये सोच रही होती है। शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। नीलेश रोशनी के मन में पूरी तरह से बैठा दिया होता है कि किशोर तुम्हारे पैर का धोना नहीं है। इस तरह से हम दोनों मिलकर के एक जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रोशनी जो पहले से अपने पति से कभी खुश नहीं थी, देखना नहीं चाहती थी, भ्रम में पड़ी रहती थी, मजदूर दिखाई देता था, गधा दिखाई देता था, पूरी तरह से नीलेश के जाल में फंस चुकी थी। उसे नीलेश अच्छा लगने लगा था। नीलेश की बातें, अदाएं, नीलेश गोरा चिट्टा था, लंबा चौड़ा था, उसे लगता था कि ये हमारा पति बन सकता है। दोस्तों, गांव के लोग तो आपको पता है एक दूसरे से ज्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब रखते हैं, दीवालों के कान होते हैं। रोशनी का प्यार मोहब्बत बहुत जल्दी गांव में पूरा फैल गया, बातें बहुत जल्दी बाहर आ गई। रोशनी खसेरा गांव वापस आती है, उसके बर्ताव में पूरा अंतर था। रोशन को देखते ही उसको पीलिया हो जाता था, रोशन को देखते ही क्लेश शुरू कर देती थी, हमेशा फोन में लगी रहती, छोटी छोटी बातों पे चिढ़न शुरू हो जाती, लड़ाई शुरू हो जाती। किशोर सीधा साधा तो जरूर था, लेकिन लल्लू भी नहीं था, बेवकूफ नहीं था बंदा। उसे अपनी पत्नी की आदतों से पता चल गया था कि मेरी पत्नी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है। ये बात किशोर को खटकने लगी, तड़पने लगा। उसे इस बात का पूरा एहसास हो गया उसकी पत्नी जिंदगी में कोई और दूसरा आ चुका है। किशोर इस बारे में पता लगाने के लिए रोशनी से सवाल करता है। तब क्लेश शुरू हो जाता। रोज रोज के झगड़े आम बात हो गए थे। पड़ोसियों को पता चल गया था कि मियाँ बीबी में कुछ पटती नहीं है। मियाँ बीबी एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं। उसे अपने प्यार का वास्ता देता है। एक दिन रोशनी को किशोर बिठाता है, कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि देखो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, हम तुम्हें अफसर भी बनाएंगे। लेकिन रोशनी के शरीर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो मोटी बुद्धि वहीं पे बैठी थी। नीलेश का भूत सवार था, नीलेश की बाहों में झूलती रहती थी। सपनों में उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि किशोर क्या कह रहा है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जब रोशनी और नीलेश को लगा कि किशोर उनके बीच में आ रहा है, कांटा बन चुका है, सच्चाई जान चुका है, अब तो जीना हराम हो चुका है, तो इन दोनों ने एक खौफनाक फैसला लेना होता है। क्या कहती है किशोर से, क्या कहती है रोशनी नीलेश से कि किशोर को मार डालो। किशोर के लिए खूनी साजिश रचती है। ये रची हुई गाथा दोस्तों कहां तक गई है, जेल के सलाखों के अंदर। अब ये रोशनी जो अफसर बनने जा रही थी, अफसरों का चारा बनने वाली थी। कहते हैं रोशनी किशोर के घर से बाहर निकलने का कोई बहाना बनाएगी और समय तय करेगी, जबकि नीलेश अपने साथियों के साथ आएगा और किशोर का काम तमाम कर देगा। यानी उस रूप को, उस हत्या को एक्सीडेंट का मामला बताएगा। गांव वाले भोले होते हैं। ये योजना बनाई गई, गांव वालों को नहीं पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, गांव वालों को क्यों नहीं पता चलेगा? रोशनी जिस तरह से अपने पति को घूरती थी काली नागिन की तरह, वहां पे रोशनी का जो जेठ होता था उसे सब पता चल चुका था कि ये महिला अच्छी नहीं है।
नीलेश अपने 4 दोस्तों को लेते हैं, एक थार गाड़ी लेते हैं और उनका मकसद था कि साफ सफाई से इसका हम एक्सीडेंट करते हैं और ऐसी टक्कर मारेंगे कि तुरंत मर जाए और उसके बाद इस आदमी को एक्सीडेंटल दिखा करके रोशनी से शादी कर ले। 27 फरवरी 2026 सर्दियों का मौसम होता है, लेकिन रात के समय हवा में एक अजीब सी सहरन होती है। रात के करीब 9 बज रहे होते। गांव में ज्यादातर लोग सो जाते हैं, बिस्तरों में जा करके छुप जाते हैं। दोस्तों, जब सन्नाटा बरसने लगता है तो रोशनी ने अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक बहुत शातिर चाल चलती है। उसने किशोर के सामने एक बहुत भोला सा चेहरा बनाया। कहा उसकी पढ़ाई में कुछ परेशानी आती है, जरूरत है कि घर के कामों के लिए या तो नौकरानी रखो या तो मेरी बहन लेके आओ, क्योंकि मेरे पेपर नजदीक आ रहे हैं। अब किशोर को लगा तो था कि कहीं ऐसा नहीं है, औरत कभी बदल नहीं सकती, लेकिन किशोर तो क्या होता है, किशोर उस दिन तो मना कर देता है कि देखो मैं तो अभी थका हुआ हूँ, लेकिन रोशनी गले पे हाथ रखती है, प्यार करती है। तो जो ये किशोर होता है समझ जाता है कि मेरी पत्नी सुधर चुकी है, मुझे प्यार करने लगी है। और वो दिन भर मजदूरी से थका हुआ होता है। दूसरे दिन फिर भी पत्नी कहती है चले जाओ मेरी बहन को ले आओ, और वो मान जाता है, क्योंकि कल भी इसने बड़े प्यार से बोला था और आज भी बड़े प्यार से बोल रही है। और अगर ये गलत होती, अगर कहीं नीलेश या किसी और आदमी से लगी होती तो ये मैं कह जाती, ये तो कह रही मेरी बहन को ले आओ। यहाँ पे शंका नहीं होती है। और किशोर उठाता है अपनी गाड़ी और निकल करके अपनी साली को लेने चल पड़ता है। दोस्तों, ये बंदा बताओ दिन भर थका मादा चूर अपनी पत्नी के बहाने को सच मान बैठता है। उसके दिल में यही बसा था कि उसकी पत्नी पढ़ लिख करके अफसर बन जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे बाइक की चाबी उठा करके निकल जाता है, गांव जाता, ससुराल जाता है। किशोर घर के चौखट पार करता है। रोशनी तुरंत अपना फोन उठाती है, अपने आशिक को फोन करती है, कहती है कि शिकार निकल चुका है, आप लोग निकल लो, आज काम पूरा कर दो। नीलेश, अजय, देवेंद्र थार गाड़ी में बैठे हुए निकल पड़ते हैं। रास्ते में घात लगा करके इंतजार कर रहे होते हैं। जिस रास्ते से किशोर को गुजरना होता है वो जगह चुनी गई होती है, माठ गांव के पास समगोन वाटिका। सड़क किनारे का एक ऐसा इलाका जहाँ पे रात के समय बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई आता जाता नहीं है। रात वैसे भी थी, अंधेरा था, गांव का इलाका था, कोई दिल्ली शहर थोड़ी कि रात के 12 बजे तक लोग चलते हैं। दोस्तों, इसी तरह से उन्हें दूर से एक बाइक की हेडलाइट नजर आती है। नीलेश उसके साथ ही समझ जाते हैं कि किशोर आ चुका है। उन्होंने गाड़ी का इंजन चालू किया, उसे पूरी रफ्तार से। किशोर अपनी धुन में चला जा रहा था साली को लेने हुए। वो बाइक पे थार इस अंदाजा में टक्कर देते हैं कि सारी पहिया जाकर के बाइक में बड़े तेज से धक्का देती हैं। किशोर कुछ समझ नहीं पाता है। गाड़ी ने उसकी बाइक को सामने से एक जोरदार टक्कर मार चुका था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के यानी बाइक के परखंचे उड़ गए थे। किशोर हवा में बड़ी दूर तक उछल कर गिरा था जाकर के। उसके शरीर में गंभीर चोटें आई थी, लेकिन एक चोट बगल में आई थी कान के पास, जिससे वो तड़पने लगा था। अंधेरे में बंदा तड़प रहा था और ये लोग मरने की वेट कर रहे थे कि जल्दी मर जाए। अब आप सोच सकते हो कहाँ पे बंदा मरता है, मुंह में तुलसी, गंगा जल, राम राम, राधे राधे, कितना सहलाना, रोना धोना। कहाँ बंदा जमीन में पत्थरों में तड़प रहा है और ये बीबी के आशिक मरने का वेट कर रहे हैं, जल्दी मर जाने का वेट कर रहे हैं। जब किशोर की सांसें पूरी तरह रुक जाती है, उन्होंने एक और चाल चली। पूरी घटना को एक सड़क हादसे का रूप दे दिया। उन्होंने किशोर के बेजान शरीर को घसीटकर सड़क के किनारे वाटिका के पास झाड़ी में डाला, टूटी फूटी बाइक को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी ये बताने के लिए किनारे इसलिए इस तरह से लाश रखी थी जैसे लोगों को लगे कि जैसे यहाँ से टक्कर दोस्तों, ताकि देखने वालों को ये लगे कि किसी ने टक्कर मारी है। और टक्कर मारने के बाद लाश जाकर के यानी इंसान की बॉडी जाकर के उधर दूर जाके छिटक के गिर पड़ी है। दोस्तों, मैं बताती हूँ, पुलिस चाहे तो पाताल से आरोपी को ढूंढ सकती है सुराग लगा करके, लेकिन पुलिस ने इस काम को बहुत अच्छी तरीके से किया है। अपराधी चाहे जितना शातिर हो क्यों ना हो, कोई सुराग जरूर छोड़ दे कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। इस कत्ल की रात भी इन हत्यारों ने एक बहुत बड़ी चाल चली, लेकिन भूल तो हो ही जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका तो रह ही जाता है। लालच में फिर किसी डर से उन्होंने किशोर का मोबाइल फोन अपने साथ रख लिया और स्विच ऑफ कर दिया। अगर वो उस फोन को वहीं छोड़ देता, तोड़ देता, फोड़ देता या आजू बाजू कहीं फेंक देता तो मामला शांत हो जाता। गांव की बात थी, एक गरीब किसान की बात थी, गरीब किसान को कौन चेक करता है। ये मामला फाइलों में दब जाता। काम पूरा करने के बाद तीनों हत्यारे वहां से निकल जाते और रोशनी अपने घर में
आराम से ऐश करती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फोन आता है कि मैंने तुम्हारा काम तमाम कर दिया। रोशनी उछल जाती है, बिल्कुल खुश हो जाती है, चीख मारने लगती है, वाओ। और उसके बाद ऐसे आशा करती है कि अब हम विधवा बनना है, किस तरह से नाटक करना है, किस तरह से रोना है। नाटक करने की तैयारी में वो कुछ वीडियो भी देखती है कि किस तरह से रोया जाता है पति के मरने के बाद। यही सारी गलती पुलिस को अंदेशे में लाती है। दोस्तों रास्ते से फिर दूसरे दिन क्या होता है, 28 तारीख को रास्ते से गुजरने वाले कुछ राहगीरों की नजर सड़क के किनारे पड़ी। उस लाश को टूटी हुई बाइक को देखते ही वहां पे भीड़ जमा हो जाती है। किसी ने लाश को पहचान लिया कि अरे ये तो खसेरा गांव का किशोर है, बहुत अच्छा लड़का है, अरे ये तो बहुत प्यारा लड़का है, इसकी बीबी IPS ऑफिसर बनने वाली है। परिवार में तो दोस्तों पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस फोन करती है, इनके किशोर के घर में फोन किया जाता है। चारों तरफ से परिवार में कोहराम मच जाता है। रोशनी पीटते रोते वहां पहुंच जाती है। ऐसा रोती है कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। इंसान जो भी होता है वो सारे रोने लगते हैं। रोशनी के रोने से पूरा गमगीन पुलिस रोने लगते हैं। दोस्तों रोशनी बार बार कह रही थी कि ये मेरी वजह से मरे हैं, मैंने ही मरवा डाला अपने पति को, मैंने नहीं बहन लाने नहीं भेजा होता तो ये नहीं मरते। इस तरह से अपने को ही मार रही थी, अपने को पीट रही थी बार बार। अरे मैंने क्यों कहा, भाड़ में जाए, मेरा पति चला गया, मैंने नहीं भेजा होता तो जिंदा होता, ऐसे करती है। गाँव वाले पुलिस शुरुआत में यही मान रहे थे कि रात के अंधेरे में टक्कर मार के कोई चला गया, लेकिन परिवार में एक इंसान था जो घूर रहा था। किसको? रोशनी के रोने हुए। जो महिला घर में क्लेश करती थी, एक गिलास पानी नहीं देती थी, देखते ही लड़ने लगती थी, वो इतना कैसे रोएगी? वो जेठ था, वो घूर रहा था। वो समझ गया था कि ये बहुत बड़ी महिला कुलटा है। भगवत सारथी नाम होता है। भगवत ने जब घटनास्थल को देखा, उनके मन में बहुत ज्यादा सवाल उठने के बाद एक तड़प उठी। सारा वाकया सामने आ गया कि महिला किस तरह से मेरे भाई से बिहेवियर करती थी। उन्हें ध्यान दिया कि बाइक जिस तरह से टूटी है, लाश जिस जगह से पड़ी है, वो एक साधारण एक्सीडेंट जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन उनके शक को यकीन में बदलने के लिए सबसे बड़ी बात कुछ और थी। भागवत ने पुलिस से पूछा कि मेरे भाई का मोबाइल कहाँ है? अगर ये एक्सीडेंट है तो फोन यहीं कहीं पड़ा होगा, उसकी जेब में या कहीं आसपास। इस तरह से पुलिस ने जब आसपास खोजबीन की तो फोन का कहीं पता नहीं चला। पुलिस के सामने फोन लगाया गया, फोन स्विच ऑफ मिला और जो शक था एकदम बिल्कुल गहरा गया। पुलिस के सामने साफ तौर पे साफ आ गया था कि हादसा नहीं है, यह किसी न किसी बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज के मुआयना करती है, बारीकी से समझती है। इंसान के शरीर को घसीटते के सामने से जो निशान आते हैं, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि पूरे शरीर की खाल में चोट पहुंची हुई, यानी घसीटा गया है, खाल पूरी उखड़ी हुई है। और कोई गिरता है, मरता है तो उछलता है एक्सीडेंट में, इस तरह से घसीटता तो नहीं है। वो भी हाथ पे टाइट था, हाथ पकड़ के घसीटा गया था। निशानों से पुलिस को जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया गया। पुलिस समझ चुकी थी कि एक्सीडेंट नहीं है, सुनियोजित है, तथा कथित एक ऐसी बनाई हुई चाल है। कोशिश की गई है कि अब पुलिस को पूरा ध्यान उससे गायब हो जाए। मोबाइल फोन एकदम से गायब था। दोस्तों इस तरह से किशोर और उसके परिवार वालों को मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकालनी पड़ी। इसी CDR से रोशनी के नकाब का खींच करके उतार के फेंका गया। सावित्री बन करके रो करके नाटक करने वाली विधवा जिस तरह से विधवा विलाप कर रही थी, इनकी सारी रोशनी में आ चुकी थी। कॉल डिटेल से पता चला 35 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट वीडियो कॉल, चैटिंग उसके सामने आई तो उनके होश उड़ गए। रोशनी के फोन से पिछले 1 साल में एक नंबर पे 1000 बार कॉल की गई थी। नंबर बिठिया गांव के नीलेश उर्फ मोरू का था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अहम सबूत वो एक कॉल थी जो 27 फरवरी को जैसे रोशन अपने घर से निकलता है वैसे की जाती है। वैसे ही रोशनी फोन करती है। रिकॉर्ड में साफ दिखा था किशोर के घर से निकलते ठीक उसी वक्त रोशनी ने नीलेश को कॉल किया और इस समय के बीच में जो संबंध था उसने पुलिस के सामने पूरी कहानी आईने की तरह साफ कर दिया। अब पुलिस के पास सारा सुराग मौजूद था। बिना बर्बाद किया समय वो रोशनी को थाने बुलाते हैं। रोशनी रोना धोना बंद कर चुकी थी, अभी अनजान बनकर के नाटक कर रही थी, पुलिस को मासूमियत से ताड़ रही थी। हमारे पति को लाओ ये ड्रामे कर रही थी। पुलिस भी हंस रही थी अंदर अंदर। पुलिस के सामने अपनी सुंदरता का जाल बिखेरते हुए मासूमियत से सिसकने लगती है। पुलिसकर्मी ने उनके ड्रामे और ढोंग को किनारे रखते हुए सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उसके सामने नीलेश की सारी
कॉल डिटेल चिट्ठा रखा गया। कॉल डिटेल ला करके देखते ही रोशनी के चेहरे का हवा उड़ जाता है। वो समझ गई कि उसका झूठ पर्दाफाश हो चुका है, अब मुझे जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। आखिरकार वो टूट जाती। उसने रोते अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस की तफसील में बताया कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं था, ये आदमी मेरे को प्यार बहुत करता था, मेरे तलवे चाटता था, ये आदमी मेरे लिए मेहनत करता था, मेरे लिए किसान बना हुआ था, सब कुछ बेच करके मेरे के लिए सब कुछ लाता था, लेकिन मुझे ये आदमी पसंद नहीं था। खोखली महत्वाकांक्षाओं और नीलेश के प्यार में अंधे होकर के इस महिला ने अपने पति को मौत के घाट कर दिया था। ऐसा सौदा किया था कि जिंदगी भर सलाखों के नीचे उसका रिजल्ट आना था। सब कुछ दांव पर लग चुका था। रोशनी के इस कबूलनामे के बाद पुलिस की कई टीमें तुरंत हरकत में आती हैं। पहले रोशनी को जेल के अंदर ठूंसा जाता है, उसके बाद छापेमारी होती है। बिठिया गांव में नीलेश को दबोचा जाता है। नीलेश से जब सख्ती से पूछताछ होती है तो उसने अपने दोनों साथियों अजय, राज और देवेंद्र को बुलाते हैं और सारे राज उगल दिए जाते हैं। घंटों के भीतर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल की गई थार गाड़ी जब्त कर ली गई है, जो कि थाने में बंद है। उसके बम्पर पे खून के निशान थे, मांस के चीथड़े थे। दोस्तों, पुलिस ने चारों आरोपियों को खिलाफ हत्या साजिश रचने, सबूत मिटाने की संगीन धाराओं में मामला दर्ज करती है, जिन्हें जिला अदालत में पेश करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस घटना पे पूरे इलाके को झकझोर दिया है। जिस पति ने समाज के तानों को सह करके दिन रात खून पसीना बहा करके गधा बन करके बैल बन करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एक मुकाम तक पहुंचाने की बारी जब आई, जब सपना देख रहे थे कि अब कुछ बन जाएगी, पेपर होने वाला है, तब उस पत्नी को लगा कि अब तो मैं रानी बन गई हूँ, अब तो मैं कुछ बन जाऊंगी, नीलेश के बाहों में झूलूंगी, सपना सजाऊंगी और इस मजदूर को, इस बदसूरत को साइड करूं। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, अरमानों की हत्या थी, भरोसे की हत्या थी, 7 फेरों की हत्या थी, ऊपर से भगवान के द्वारा बनाए गए पवित्र विवाह बंधन की हत्या थी। ये विभत्स कत्ल था अरमानों का। माता पिता जो अपने बेटे को लाड पाट से पाला था, उसके बुढ़ापे का सहारा निकल चुका था। इतना मेहनती, इतना सच्चा बंदा निकल चुका था। घर में कमाने वाला एकमात्र सहारा था लड़का, जो सबका ध्यान रखता था, साजिश का शिकार हो चुका था। एक सुंदरता की परी घर में आई और सब कुछ जहर बना के चली गई। दोस्तों, आज जो माता पिता अदालत के चक्कर काट रहे हैं, आंखों से आंसू लेकर के जिस जो ही घूरता है रोने लगते हैं, बेटे के इंसाफ के लिए गुहार मचा रहे हैं। मजदूर पति था, मिट्टी में सनकर आता था, एक प्यार के लिए तड़पता था, अपनी बीबी को घूरता था कि एक बार प्यार से बोलेगी, लेकिन नहीं, बीबी को तो वो खटता था। दूसरी तरफ वो पढ़ी लिखी पत्नी, जिसने अपनी लालच और दूसरे नीलेश की बाहों में झूलने के लिए मजबूर कर दिया।